आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनोकुलर सिंगल विजन के बारे में। आज चैप्टर 1 है। अब आज जनरली हम लोग बात करेंगे कि बाइनोकुलर विजन का जो डेवलपमेंट होता है किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, कौन सा स्टेज है उसका, उसका डिफरेंट एनोमलीज कैसे डेवलप होता है, और एक बच्चा का किस तरीके से बाइनोकुलर विजन या दोनों आई जो साथ में देखता है, दोनों आई का विजन किस तरीके से डेवलप हो रहा है। ठीक है। नॉर्मल बाइनोकुलर विजन क्या होता है? इट्स अ बाइफोबियल फिक्सेशन। बाइफोबियल मतलब क्या होता है कि दोनों आई का, जैसे कि राइट आई का फोबिया है या तो लेफ्ट आई का फोबिया है, ये दोनों आई का जो फोबिया होता है दोनों एक साथ मैच करता है, तो इसी मैच को बोला जाता है बाइफोबियल फिक्सेशन। एंड नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस इन एवरी डे। नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है कि राइट आई का जो नेजल रेटिना है वो लेफ्ट आई का टेम्पोरल रेटिना के साथ मैच करता होगा। उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि एबनॉर्मल बाइनोकुलर विजन सिंगल विजन इन द एब्सेंस ऑफ द बाइफोबियल फिक्सेशन यूजुअली विद एबनॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस इन एवरीडे साइट। तो बेसिकली हमें याद रखने का जरूरत है कि नॉर्मल बाइनोकुलर विजन जब भी हम लोग बोल रहे हैं, नॉर्मल बाइनोकुलर विजन का मतलब यही होता है कि दोनों आई का जो फोबिया होता है, दोनों आई का फोबिया एक साथ बाइफोबियल फिक्सेशन हो रहा है। अगर दोनों आई का फोबिया साथ में फिक्सेशन नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा? दो चीज हो सकता है। एक हो सकता है कि एब्सेंस ऑफ बाइफोबियल फिक्सेशन, और दूसरा हो सकता है कि एबनॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंसी हो सकता है जो डे टू डे में। और क्लासिफिकेशन के हिसाब से बाइनोकुलर सिंगल विजन को तीन तीन ग्रेड में क्लासिफाई किया है। पहला ग्रेड क्या है? पहला ग्रेड है साइमल्टेनियस मैकुलर परसेप्शन, सेकेंड ग्रेड है फ्यूजन, एंड थर्ड ग्रेड है स्टीरियोप्सिस विजन। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो साइमल्टेनियस मैकुलर परसेप्शन क्या होता है? इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक केज है, यहाँ पे एक बर्ड है। दोनों आई दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। मान के चलो एक आई राइट आई से बर्ड दिख रहा है, लेफ्ट आई से क्या दिख रहा होगा? लेफ्ट आई से केज दिख रहा होगा। तो ये जब दोनों आई से डिफरेंट डिफरेंट साइमल्टेनियस ऑब्जेक्ट दिख रहा है, बट जब ब्रेन देखेंगे दोनों आई को मर्ज करके हम लोग का ब्रेन पे जाके प्रोसेस हो रहा होगा इंफॉर्मेशन। उसी चीज को बोला जाता है साइमल्टेनियस मैकुलर परसेप्शन। ये फर्स्ट ग्रेड ऑफ बाइनोकुलर विजन, और यहाँ पे दोनों आई में दो टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है दोनों आई का रेटिना पे। बट ब्रेन क्या होगा? ब्रेन दोनों आई को मर्ज करके एक इमेज फॉर्मेशन कर रहा होगा। सेकेंड होता है सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन या तो जो हम लोग बात कर रहे थे, सुपर इम्पोजिशन क्या होता है? सुपर इम्पोजिशन का बात कर रहे थे हम लोग पहले ग्रेड पे, ये साइमल्टेनियस मैकुलर परसेप्शन के अंदर ही आता है सुपर इम्पोजिशन। इसमें दो टाइप का इमेज फॉर्मेशन हो सकता है, एक है नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंसी, एक है एबनॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस। नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस कब होगा? जब बाइफोकल फिक्सेशन है। अब एबनॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस कब होगा? जब एब्सेंस ऑफ बाइफोकल फिक्सेशन हुआ उस टाइम पे। जब एब्सेंस ऑफ बाइफोकल फिक्सेशन होगा उस टाइम पे क्या होगा? तुम्हारा दोनों आई का इमेज साथ में मर्ज नहीं करेगा, और मर्ज नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा? फ्यूजन नहीं होगा इस केस में, तो ये हो गया सुपर इम्पोजिशन। जो थर्ड ग्रेड है, जो ये तो सेकंड ग्रेड भी जिसको बोला जाता है, वो होता है फ्यूजन। फ्यूजन का दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं उसको, एक होता है सेंसरी फ्यूजन और एक होता है मोटर फ्यूजन। सेंसरी फ्यूजन होता है ब्रेन के थ्रू, थ्रू द सेंसेस। ब्रेन कैसे दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ में मर्ज करके देख रहे हैं, वो होता है सेंसरी फ्यूजन का काम। दूसरा होता है मोटर फ्यूजन। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान के चलो मेरे सामने एक पेन रखा हुआ है, पेन की तरफ जब मैं देखूंगा तो मेरा दोनों आई धीरे धीरे पास में आ रहा है। जब दोनों धीरे धीरे पास में आना स्टार्ट कर रहा है उस टाइम पे क्या हो रहा है? हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है उसको दोनों साथ में देख पा रहे हैं। अगर ब्रेन के थ्रू में क्या हो रहा है? दोनों ऑब्जेक्ट को मार्च कर रहे थे ब्रेन में जाके, तो हो जा रहा था सेंसरी फ्यूजन। बट हम लोग जब आई में रोटेशन हो रहा था, रोटेशन होने के बाद जब उसको दोनों ऑब्जेक्ट को मार्च कर पा रहे थे, उसी चीज को बोलते हैं मोटर फ्यूजन। ठीक है। और उसके साथ साथ आता है वर्जेंस। वर्जेंस का दो टाइप होता है, एक है कन्वर्जेंस, एक है डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब दोनों आई धीरे धीरे पास में आएगा, उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। डाइवर्जेंस मतलब पास से अब धीरे धीरे आई दोनों आई बाहर की तरफ जाएगा, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। उसके साथ हो सकता है साइक्लोवर्जेंस एंड वर्टिकल वर्जेंस। वर्टिकल मतलब दो ऑब्जेक्ट है, मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट है। अब दोनों में जब सेपरेट हुआ, ये दोनों को मार्च करने का जो काम करेगा वो होता है तुम्हारा वर्टिकल वर्जेंस का काम। और साइक्लोटॉर्सन, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा, रोटेशन है, तो दोनों को साइक्लो मतलब रोटेशन वाइज में, अगर रोटेशन वाइज को मार्च करने का कोशिश करेगा उसको बोला जाता है साइक्लोवर्जेंस। और लास्ट ग्रेड आता है स्टीरियोप्सिस। स्टीरियोप्सिस जनरली हम लोग डे टू डे में अप्रिशिएट नहीं करते जब तक हम लोग उसको रेड और ग्रीन ग्लासेस या रेड और ब्लू ग्लासेस पहन के जब 3D मूवी वगैरह नहीं देखते हैं। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली एबिलिटी टू परसीव द रिलेटिव डेप्थ
एंड द थ्री डायमेंशनल ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा सा नीचे है, इस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए स्टीरियोस्कोपिक विजन बोला जाता है। और दिस इज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ बाइनोकुलर विजन। अगर बाइनोकुलर विजन को क्वांटिफाई करना है हम लोग कि बाइनोकुलर विजन कितना अच्छा है, तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले हम लोग चेक करेंगे साइमल्टेनियस मैकुलर परसेप्शन प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे फ्यूजन प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके बाद हम लोग स्टीरियोप्सिस चेक करेंगे। स्टीरियोप्सिस चेक करने से अगर स्टीरियोप्सिस प्रेजेंट है, मतलब यही होता है कि उसका तुम्हारा साइमल्टेनियस मैकुलर परसेप्शन भी होगा और फ्यूजन भी होगा। इसीलिए स्टीरियोस्कोपिक विजन या तो स्टीरियोप्सिस को बोला जाता है हाईएस्ट ग्रेड ऑफ बाइनोकुलर विजन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ द बाइनोकुलर विजन, डिफरेंट एज में किस तरीके से डेवलप हो रहा है। पहला चीज है नियोनाटल एज में, तो इनिशियल ऑकुलर पोजीशन, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे क्या होता है, इनिशियल ऑकुलर पोजीशन थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, इट इज डाइवर्जेंट पोजीशन में होता है। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हम लोग देखेंगे कितना जल्दी होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, ये ऑर्थोफोरिक हो जाता है, मतलब डाइवर्जेंस से फिर स्ट्रेट आना स्टार्ट हो जाता है। रोल ऑफ विजुअल एक्सपीरियंस में हम लोग देखेंगे कि रोल ऑफ विजुअल एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट है विजन, मतलब बाइनोकुलर विजन के लिए मेंटेन करने के लिए। मान के चलो मेरा एक आई से कुछ भी चीज विजुअल नहीं हो रहा है, मतलब विजिबिलिटी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करूंगा मैं, मेरा ब्रेन को तो नहीं बोलूंगा कि उस आई को तुम स्ट्रेट करके रखो। स्ट्रेट तभी रहेगा, फोबियल फिक्सेशन तभी मेंटेन रहेगा जब दोनों आई का विजन ऑलमोस्ट इक्वल हो, तभी बाइफोबियल फिक्सेशन मेंटेन रहेंगे। तो प्रॉपर रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए, अगर नहीं होगा एब्नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस से उस टाइम पे क्या हो सकता है, स्क्विंट प्रेजेंट हो सकता है। नॉर्मल विजुअल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड चाहिए डेफिनेटली। मान के चलो एक बच्चा है जिसको तुम हमेशा लेफ्ट साइड करके उसको सुला देते हो, उस टाइम पे सुलाने से क्या होगा, वो राइट साइड के जो विजुअल फील्ड है उस टाइम पे उसको एक्सप्लोरेशन नहीं मिलेगा, तो उससे क्या हो सकता है, स्क्वीन डेवलप हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ द सेंसरी एंड मोटर फ्यूजन, सेंसरी एंड मोटर फ्यूजन होना भी डेवलप। अगर मान के चलो बच्चे का ब्रेन में कुछ एबनॉर्मेलिटीज है, ब्रेन में एबनॉर्मेलिटीज की वजह से उसका डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, बच्चा सेंसरी वाइज में दोनों आई को फ्यूज नहीं कर पाएगा, मोटर वाइज भी। अगर मान के चलो कोई बच्चे का ब्रेन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, तो बच्चा लिख पाएगा अच्छे से, नहीं लिख पाएगा। तो बच्चा अच्छे से नहीं लिख पा रहा है, उस टाइम पे ये भी हो सकता है कि बच्चे का दोनों आई भी स्ट्रेट नहीं रह पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मोटर एबिलिटीज। उसका पूरा बॉडी का मोटर फंक्शन अगर प्रॉपर नहीं है, तो फिर आई का मोटर फंक्शन कैसे प्रॉपर रह सकता है। थर्ड है रिफ्लेक्सेस which is important for the binocular vision development। पहला रिफ्लेक्स है पोस्टरल रिफ्लेक्स, जैसे मैंने बताया कि हम लोग का जो पोस्टर होता है, पोस्टर के ऊपर भी हम लोग का जो आई का मूवमेंट होता है, आई का जो रोटेशन होता है वो भी डिपेंड करता है। मान के चलो मैं ऐसे राइट लेफ्ट साइड में देख रहा हूँ, तो फिर मेरे क्या हो रहा है, राइट साइड में मेरा आई आ जा रहा था, ऑपोजिट वे में अगर ऐसे देखूंगा तो इस साइड में लेफ्ट साइड में देखना है, तो फिर राइट साइड के लिए लेफ्ट साइड में आई आ जा रहा था, जिसको डॉल साइड फिनोमेना भी बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है अगर बच्चे का विजन डेवलपमेंट हो रहा है उस टाइम के लिए। यहाँ पे इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि न्यूबॉर्न कैसा देखता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, और एडल्ट कैसे देखता है। ऑलमोस्ट एडल्ट के आसपास देखना स्टार्ट हो जाता है 6 मंथ ऑफ एज में, हम लोग देख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू। लास्ट आता है फिक्सेशन रिफ्लेक्स, फ्रॉम द बेसिस फ्रॉम व्हिच बाइनोकुलर विजन डेवलप्स। बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे सामने में, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा हूं या लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, तो इसको फिक्स करना है मेरे आई के थ्रू। तो इस फिक्सेशन जो रिफ्लेक्स होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान के चलो मैं सिर्फ और सिर्फ राइट की तरफ ही उस चीज को शो कर रहा हूं, तो फिर लेफ्ट साइड में नहीं दिखेगा हम लोग को, उस ऑब्जेक्ट का फिक्सेशन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ बाइनोकुलर विजन डेवलपमेंट। पहला स्टेज में क्या होता है कि प्राइमरी फिक्सेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है, मतलब प्रेजेंट एट बर्थ। बच्चे को अगर कोई भी बच्चे का जन्म हुआ विद इन 72 आवर्स में बच्चे के सामने में कोई ब्लैक एंड व्हाइट का स्ट्राइप, थोड़ा सा बड़ा साइज का होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट का स्ट्राइप तुम रखोगे और उसको धीरे धीरे राइट टू लेफ्ट में मूव करोगे, स्लोली स्लोली देखोगे कि बच्चा आपका फॉलो कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, उसके साइड साइड में फिक्सेशन डेवलप हो रहा है। तो इसी चीज को बोला जाता है प्राइमरी फिक्सेशन रिफ्लेक्स, जो बर्थ से प्रेजेंट रहता है। सेकेंड होता है डेवलपमेंट ऑफ द फोबियल फिक्सेशन। फोबियल फिक्सेशन कब डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, फोबियल फिक्सेशन मतलब वो पहले पता नहीं चल रहा था कि किस तरफ से वो फिक्सेशन कर रहा था। फोबियल फिक्सेशन जब डेवलप होगा, राइट आई का फोबिया के साथ लेफ्ट आई का फोबिया का मैच होना जरूरी है, वो 6 वीक से डेवलप होना स्टार्ट होता है। उसके साथ साथ वो ऑब्जेक्ट कौन सा साइड पे है उसका एक्यूरेसी फिक्सेशन का वो फिर धीरे धीरे बेटर होना स्टार्ट हो जाता है। कॉन्जुगेट फिक्सेशन रिफ्लेक्स मतलब
दोनों आई साथ साथ में रोटेशन करना, ऐसा नहीं कि राइट आई रोटेशन करके लेफ्ट आई रोटेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसमें डिसजुगेट रिफ्लेक्स हो सकता है। तो एक कॉन्जुगेट जो प्रिसिजन रिफ्लेक्स हो जाता है वो तुम्हारा 2 to 3 वीक में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। करेक्टिव फ्यूजनल रिफ्लेक्स, करेक्टिव फ्यूजनल रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है कि मुझे पता चल गया कि मैं जिस तरफ से देख रहा हूं उस तरफ से ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दूसरे साइड पे हम लोग को फिर से फिक्सेशन करना पड़ेगा। मान के चलो मेरा पेन यहाँ पे है बट आपके तरफ देख रहा हूं मैं, तो फिर उसमें मेरा फोबियल फिक्सेशन प्रेजेंट नहीं है, बट पेन की तरफ देखने के लिए मुझे राइट साइड में मेरा आई को रोटेशन करना पड़ा। तो फिर ये जो अवेयरनेस है डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है 2 to 3 मंथ्स ऑफ एज पे जाके। और फिफ्थ पॉइंट जो स्टेजेस होता है वो एक काइनेटिक रिफ्लेक्स। काइनेटिक रिफ्लेक्स मतलब डेवलपमेंट बोथ ऑफ द एकोमोडेशन एंड कॉन्वर्जेंस। एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन का डिटेल लेक्चर मेरा फिजियोलॉजी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर अवेलेबल, आप देख सकते हो। वर्जेंस होता है जनरली कि दोनों आई जब साथ में काम करते हैं जिसको कहते हैं कॉन्वर्जेंस। और एकोमोडेशन क्या होता है, जब आई के अंदर में क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो अटैच रहता है जोन्यूल्स के साथ, और जोन्यूल्स अटैच रहता है सिलियरी मसल्स के साथ। जो लेंस का जो शेप में चेंजेस होता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है फिर थिन हो जाता है, ये चेंजेस ऑफ शेप को जनरली एकोमोडेशन बोलते हैं, जिसके थ्रू आई का जो टोटल पावर होता है वो बढ़ा सकते हैं हम लोग। ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा फिफ्थ स्टेज पे जाके। ठीक है, तो मेन जो सोर्स है, जैसे कि बच्चे जब जन्म होता है उस टाइम पे उसका पूर्ण विजुअल एक्यूटी रहता है, ग्रॉसली अलाइनमेंट प्रेजेंट रहता है, कोई कन्वर्जेंस कोई एकोमोडेशन नहीं रहता है, एकोमोडेशन के साथ कन्वर्जेंस का कोई रिलेशन मेंटेन नहीं रहता है। बट और बच्चे का रिफ्रैक्टिव एरर भी प्रेजेंट रहता है उस टाइम पे +2 से लेके +3 तक ऑलमोस्ट तुम्हारा जो हाइपरमेट्रोपिया रहता है वो प्रेजेंट रहता है, और नो बाइनोकुलर विजन प्रेजेंट रहता है, बाइनोकुलर विजन प्रेजेंट नहीं रहता है। बट धीरे धीरे जब बच्चा डेवलप हो जाता है उसके साथ क्या हो सकता है, बच्चा जो हाइपरमेट्रोपिया था उससे धीरे धीरे कम होकर उसका पावर 0 हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग इमेट्रोपाइजेशन बोलते हैं। बच्चे का जो बाइनोकुलर विजन हो जाता है, बाइनोकुलर विजन डेवलप होना स्टार्ट होता है, उसके साथ साथ फिक्सेशन स्टार्ट होता है डेवलप होना, विजुअल एक्टिविटी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है, 6/6 तक हो जाता है इंप्रूवमेंट, और उसके साथ कॉन्वर्जेंस जो होता है, कॉन्वर्जेंस 6 सेंटीमीटर मतलब एकदम टिप नोज के एकदम सामने तक कन्वर्ज कर सकते हैं हम लोग। और उसके साथ साथ एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस एंड एकोमोडेशन के साथ एक रिलेशनशिप भी बिल्ड हो जाता है। एक नॉर्मल बच्चे का हम लोग बात कर रहे हैं, बट अगर बच्चे में विजुअल एक्टिविटी खराब हुआ या ग्रॉसली अलाइनमेंट बच्चे से पहले से ही नहीं रहा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, डेवलपमेंट अगर प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो सकता है, उस बच्चे में स्क्विंट हो सकता है, एक आई बाहर की तरफ जा सकता है, उस बच्चे में एम्ब्लायोपिया स्टार्ट हो सकता है जिसमें एक आई में कम दिख सकता है या तो साथ साथ में दोनों आई में कम दिख सकता है। उसके साथ साथ बच्चा एकोमोडेशन प्रॉपर्ली नहीं कर सकता है, कॉन्वर्जेंस प्रॉपर्ली नहीं कर सकता है। तो एकोमोडेशन और कॉन्वर्जेंस प्रॉपर्ली नहीं करेगा तो बच्चे को अच्छे से प्रॉपर्ली दिखेगा भी नहीं कोई ऑब्जेक्ट, और प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा तो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कैसे करेगा, बच्चे का फ्यूचर अच्छे से कैसे इंक्रीज होगा, अच्छे से सोचो। तो फिर तो ये बाइनोकुलर विजन एक बच्चे का लाइफ का क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये प्रॉपर्ली अगर हम लोग पढ़ेंगे बाइनोकुलर विजन के बारे में तो फिर हम लोग को ये भी पता चलेगा किस तरीके से एबनॉर्मल जो बाइनोकुलर विजन होता है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग। इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कैसे देख रहा है बच्चा, या तो टेलर एक्टिविटी कार्ड में बच्चा कैसे देख रहा है। अगर बच्चा नहीं देख रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट को उस टाइम पे क्या हो सकता है, बच्चा शायद दिख ही नहीं रहा होगा बच्चे को, ऐसा हो सकता है। बच्चे का कंसंट्रेशन कम हो सकता है उस ऑब्जेक्ट के प्रति, या तो हो सकता है बच्चे का विजुअल एक्टिविटी उससे एज से कम हो। तो हमेशा कोई भी बच्चा है उसको बिफोर 6 मंथ एक बार चेक करा लीजिए उसका विजुअल एक्टिविटी कितना है, उसका एज के हिसाब से विजुअल एक्टिविटी कितना है, विजुअल डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हुआ कि नहीं, कोई स्क्विंट है कि नहीं, कोई एम्ब्लायोपिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर उसको अर्ली जितना हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं उतना अच्छा उसका विजुअल आउटकम होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हॉरोप्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हॉरोप्टर्स एंड पैनमसेरिया। हॉरोप्टर्स क्या होता है, एक है हॉराइजन ऑफ विजन जिसके थ्रू सारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंगल प्रेजेंट होगा, और उस लाइन के आसपास ऊपर साइड एंड नीचे साइड पे भी कोई ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट होगा तो वहां पे भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को सिंगल दिखेगा। उसी एरिया को बोला जाता है तुम्हारा पैनमसेरिया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पैनमसेरिया का बाहर है तो फिर क्या हो जाएगा, डबल दिखेगा हम लोग को, आइदर आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है बट डबल दिखेगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एफ है फिक्सेशन पॉइंट, और एफ एल होता है तुम्हारा फोबिया ऑफ द लेफ्ट आई, एंड एफ आर होता है फोबिया ऑफ द राइट आई। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फोबिया ऑफ द लेफ्ट आई देखो
फोबिया ऑफ द राइट आई के साथ मैच कर रहा है, तो फिर मतलब यहाँ से देख रहा है कि हम लोग को ये नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस है। ऊपर से देखो तुम 2L या तो सेकेंड लेफ्ट साइड से तुम देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि 2R के साथ मैच कर रहा है, मतलब ये एक नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस है जहां पे बाइफोबियल फिक्सेशन हम लोग को दिख रहा है। अगर इस तरीके से नहीं दिखा, मान के चलो ये जो राइट आई है या जो लेफ्ट आई राइट आई ये राइट साइड में टर्न हो गया, यहाँ पे एक्सोट्रोपिया हो, तो फिर क्या होगा, फोबिया ऑफ लेफ्ट आई फोबिया ऑफ राइट आई के साथ मैच नहीं करेगा, तब एनोमलस रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, तब डिफरेंट डिफरेंट स्क्विंट हो सकता है उस टाइम, उसके साथ साथ ऑकुलर मिसअलाइनमेंट, या तो उसके साथ फोड़िया, उसके साथ तुम्हारा एम्ब्लायोपिया डेवलप हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कॉन्वर्जेंस कैसे डेवलप हो रहा है। कॉन्वर्जेंस बेसिकली बचपन में ही नहीं रहता है, क्योंकि बचपन में आई का जो पोजीशन रहता है वो थोड़ा सा डाइवर्ज पोजीशन में रहता है, और कन्वर्जेंस स्टार्ट होता है 1 मंथ ऑफ एज से, और ये जनरली 5 वीक ऑफ एज में, अगर बच्चे का 1 महीना बच्चे का एज हुआ, 1 महीना 1 वीक, तो उस टाइम पे बच्चा 20 प्रिज्म बेस आउट तक कन्वर्ट कर सकता है। तो ये रिसर्च में पाया गया इस तरीके से। फिर देख सकते हैं हम लोग सैकेडिक मूवमेंट क्या होता है। सैकेडिक मूवमेंट होता है कि यहाँ पे 2 पेन है मान के चलो मेरे सामने में, तो एक बार मैं राइट साइड की तरफ देखा, एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, तो ये जो सडनली मैं देख रहा हूँ ये होता है सैकेडिक मूवमेंट, जो बचपन में बहुत पुअरली डेवलप रहता है, पुअरली कंट्रोल कर सकता है बच्चा। एक ऑब्जेक्ट के देख के फिर दूसरा ऑब्जेक्ट पे बच्चा अच्छे से चेंज नहीं कर सकता, शिफ्ट नहीं कर सकता फोकस के लिए। ऑपोजिट वे में जब बच्चा धीरे धीरे एज बढ़ जाता है उस टाइम पे प्रॉपर्ली फोकस कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ द सेंसरी फ्यूजन, जो हम लोगों ने बताया कि दोनों आई का जो ऑब्जेक्ट का इमेज आ रहा था रेटिना से ब्रेन पे जाके, ये ब्रेन में जाके दोनों आई के साथ में फ्यूज हो रहा था। ये सेंसरी फ्यूजन कब डेवलप हो रहा था, 5 to 6 वीक ऑफ एज पे जाके सेंसरी फ्यूजन डेवलप हो जा रहा था, जिसके साथ साथ कॉन्जुगेट फिक्सेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मान के चलो एक राइट की तरफ देख रहा है, एक लेफ्ट की तरफ देख रहा है, तो सीधा देख रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हम लोगों का दोनों आई सीधा सीधा नहीं देख रहा है, तो फिर तो हम लोग कॉन्जुगेट रिफ्लेक्स नहीं बोल सकते। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्स की वजह से क्या होगा, हम लोगों को फिक्सेशन अगर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ तो सेंसरी फ्यूजन भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एकोमोडेशन एंड वर्जेंस किस तरीके से डेवलप हो रहा था। एकोमोडेशन डेवलप रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी एकोमोडेशन प्रॉपर्ली डेवलप हो जा रहा था, बट वर्जेंस डेवलप होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि वर्जेंस के लिए दोनों आई का आउटसाइड मसल जो मीडियल लेटस मसल है उसको कंट्रोल गेन करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए 3 मंथ्स ऑफ एज पे जाके ऑलमोस्ट तुम्हारा एकोमोडेशन और कन्वर्जेंस का जो रिलेशनशिप है धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। स्टीरियोप्सिस, जिसको हम लोगों ने पहले बताया कि स्टीरियोप्सिस इज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ बाइनोकुलर विजन। अगर फ्यूजन डेवलप हो गया, तुम्हारा साइमल्टेनियस मैकुलर पर्सन डेवलप हो गया, उसके बाद जाके तुम्हारा स्टीरियोप्सिस डेवलप होगा, जिसको डेवलपमेंट होने के लिए 6 to 8 मंथ्स एज लग जाता है बच्चे का, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग को ये भी देखना जरूरी है कि बच्चा का क्रिटिकल पीरियड ऑफ बाइनोकुलर विजन डेवलपमेंट कब है, मतलब बच्चे को कितना फास्ट हम लोग डायग्नोसिस करेंगे ताकि उसका डेवलपमेंट हम लोग बाइनोकुलर विजन का प्रॉपर्ली कर सकते हैं। बच्चे को हमेशा बिफोर 5 ईयर डेवलपमेंट चेक करना जरूरी है, ताकि बच्चे का अगर कुछ भी बाइनोकुलर विजन में एनोमलीज है या एबनॉर्मेलिटीज है या डिसऑर्डर है, तो उसको हम लोग प्रॉपर्ली उसको ठीक कर सकते हैं, उसको टाइमली डायग्नोसिस करके उसको थेरेपी दे सकते हैं। अगर स्क्वींट हुआ तो अगर स्क्वींट को सर्जरी करने की जरूरत हुआ तो उसे बिफोर 5 ईयर पे ही उसको सर्जरी करके फिर उसका नॉर्मल बाइनोकुलर जो विजन होता है उसको डेवलप करने का कोशिश कर सकते हैं हम लोग डिफरेंट थेरेपीज के थ्रू। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एकोमोडेशन का जो रिस्पॉन्स होता है और वर्जेंस का रिस्पॉन्स किस तरीके से चेंजेस हो रहा था। यहाँ पे हम लोग इजीली दिख रहा है कि ये जो तुम्हारा है टारगेट जो है, टारगेट चेंज हो रहा था। एकोमोडेशन देखो, एकोमोडेशन क्या हो रहा था, एकोमोडेशन का तुम्हारा जो डायफ्टर या तो मीटर एंगल पे तुम्हारा है, तो डायफ्टर या मीटर एंगल पे तुम्हारा जो रेस्पॉन्स था वर्जेंस का, जैसे टारगेट को धीरे धीरे पास में लेकर है तो वर्जेंस रेस्पॉन्स भी धीरे धीरे बेटर हो रहा था, अच्छे से कर पा रहा था कॉन्वर्जेंस बच्चा। बट एकोमोडेशन को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था उस टाइम पे, आइदर बहुत एकोमोडेशन कर रहा था बच्चा या तो कुछ भी एकोमोडेशन नहीं कर रहा था। तो इसी फिनोमेना को बोला जाता है ऑल और नथिंग एकोमोडेटिव रेस्पॉन्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमेंबर के लिए एक चार्ट है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, ये बहुत हेल्पफुल है जहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं बच्चे का। बर्थ में जनरली प्राइमरी फिक्सेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहता है, तो बच्चा सिर्फ कोई भी ऑब्जेक्ट को देखेगा सिर्फ, ठीक है, थोड़ा सा ही फिक्सेशन रहेगा उसमें। 2 to 3 वीक में बच्चा धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट को कॉन्जुगेटली मतलब दोनों आई से प्रॉपर्ली देखना स्टार्ट करेगा।
5 to 6 वीक में सेंसरी फ्यूजन स्टार्ट हो सकता है, जहां पे ब्रेन में जाके दोनों इमेज साथ में मर्ज करना स्टार्ट हो सकता है। 6 वीक में जाके टारगेट एक्यूरेट फिक्सेशन, मतलब आप जिस साइड में दिखाओगे उसी साइड में बच्चा देखेगा, दूसरे साइड में बच्चा नहीं देखेगा, ठीक है। 2 to 3 मंथ्स में जाके करेक्टिव फ्यूजन और रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड पे देखने के लिए वो प्रॉपर्ली डेवलप हो जाना स्टार्ट हो जाता है। 3 मंथ्स पे एकोमोडेशन, परसुइट मूवमेंट, कलर विजन, मैच्योरिटी धीरे धीरे डेवलप होता है। हमें पता है कि बच्चा का जन्म के बाद ही सारा चीज कलरफुल नहीं दिखता है, क्योंकि उसका जो कोन सेल होता है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है। कोन सेल भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर्ली 3 मंथ्स ऑफ एज पे जाके। 3 to 6 मंथ ऑफ एज पे जाके स्टीरियोप्सिस डेवलप हो जाता है। 6 to 8 मंथ पे जाके बाइनोकुलर विजन एंड कॉन्वर्जेंस प्रॉपर्ली वेल एस्टेब्लिश हो जाता है। और अप टू 5 ईयर, जिसको हम लोग क्रिटिकल पीरियड फॉर द डेवलपमेंट भी बताए, वो डेवलप हो जाता है। अगर उसके पहले हम लोगों ने डायग्नोसिस कर पाए तो बहुत अच्छा बात है हम लोग के लिए। और विजुअल एक्यूटी हम लोग देख रहे हैं कि विजुअल एक्यूटी भी देखना जरूरी है। बच्चे का विजुअल एक्यूटी 20/600 रहता है जब बच्चा जन्म लेता है, और एट द एज ऑफ 1 ईयर में जाके बच्चे का विजुअल एक्यूटी 6/60 हो जाता है, और एट द एज ऑफ 3 to 5 ईयर में जाके बच्चे का विजुअल एक्यूटी 6/6 रीच हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बाइनोकुलर विजन के साथ साथ भी बच्चे का जो विजुअल एक्यूटी है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, और बच्चा एक एडल्ट की तरफ देखना स्टार्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बच्चा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों आई कन्वर्ज कर रहा है। कभी भी ऐसा आप लोगों का घर पे अगर बच्चा होगा तो देख सकते हो कि ऐसा दोनों आई लग रहा है कि टेढ़ा है। तो ये कब तक नॉर्मल के हिसाब से हम लोग काउंट कर सकते हैं? अगर बच्चे का ये चीज 4 महीने के अंदर दिख रहा है तो फिर नॉर्मल है। अगर 4 महीने के बाद भी दिख रहा है तो फिर हम लोगों को डॉक्टर को दिखाने का जरूरत है। जो स्क्वीन स्पेशलिस्ट है, जो ऑर्थोप्टिस्ट है, या तो जो स्ट्रेबिस्मियोलॉजिस्ट है, उसको दिखाने का जरूरत है। जो लोग देखेंगे, और पीडियाट्रिक ऑप्टोमेट्रिस्ट भी दिखा सकते हो आप। वहां पे देखने के बाद पता चलेगा जो बच्चे का डेवलपमेंट पे कुछ प्रॉब्लम, शायद उसको रिफ्रैक्टिव एरर हो, शायद उसको चश्मे का नंबर का जरूरत पड़ सकता है, तो ड्रॉप डाल के टेस्ट करके फिर देखना पड़ सकता है, ठीक है। तो 4 महीने का, क्योंकि हम लोग देखा कि स्टीरियोप्सिस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है 6 to 8 मंथ्स ऑफ एज पे जाके। तो ये चीज अगर 4 मंथ के बाद भी हो रहा है, बच्चे का स्क्विंट हो रहा है, आंख डाइवर्स पोजीशन पे ही है, आंख सीधा नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है, ठीक है। फिर हम लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द एंगल काप्पा। एंगल काप्पा क्या होता है? जनरली अगर हम लोग एक टॉर्च लाइट मारे, टॉर्च लाइट मारने के बाद जो हर्ट्जबर्ग रिफ्लेक्स होता है, जिसको बोलते हैं, दैट इज बेसिकली एंगल काप्पा। एंगल काप्पा जनरली क्या होता है? विजुअल एक्सिस एंड ऑप्टिकल एक्सिस के मिड पे एक एंगल क्रिएट करता है, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल काप्पा। अगर किसी पेशेंट का एक्सोट्रोपिया हुआ, मतलब आई बाहर की तरफ होगा, आई बाहर की तरफ हो, तो उस टाइम पे क्या होगा? एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। अपोजिट वे में अगर किसी को इसोट्रोपिया हुआ तो उस टाइम पे क्या होगा? एंगल जनरली नेगेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या होता है? ऑकर्स बिकॉज ऑफ द फोबिया लाइज टेम्पोरली टू द ऑप्टिक डिस्क। फोबिया कहाँ पे रहता है? फोबिया ऑप्टिक डिस्क जनरली रहता है नेजल साइड पे, फोबिया रहता है टेम्पोरल साइड पे। तो इसीलिए एक एंगल क्रिएट करता है विजुअल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस के मिडिल पे। जनरली बच्चे में 17 डिग्री एंगल होता है, बट एट द एज ऑफ 9 मंथ पे जाके, जैसे मैं बता रहा था कि 4 to 5 मंथ्स के बाद भी स्क्वीन ठीक नहीं हुआ, तो फिर इट्स अ एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पोंडेंसी या एब्सेंस ऑफ द बाइफोकल फिक्सेशन, जो जनरली बहुत सारा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। जैसे पहले मैंने बताया कि स्ट्रैबिस्मस कॉज कर सकता है, एम्ब्लियोपिया कॉज कर सकता है। अगर वो डैमेज हो गया उस क्रिटिकल एज के ड्यूरेशन पे, तो फिर इट्स डिफिकल्ट टू माने रिकवरी, उसका विजुअल आउटकम बहुत खराब रहता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि विजुअल क्यूज, कौन सा विजुअल जो तुम्हारा सिग्नल्स है, वो हम लोगों का विजन के लिए कौन सा एज पे कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। पहला चीज है ब्लर क्यू। ब्लर क्यू मतलब क्या होता है? कि कोई ऑब्जेक्ट हम लोग को ब्लर दिख रहा है, या तो झापसा दिख रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, या उस झापसा अगर दिखना स्टार्ट हुआ, तो फिर ये देखो, जब बच्चा बर्थ से 3 मंथ ऑफ एज पे होता है, उस टाइम पे बच्चे का जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट झपसा है तो उससे कोई मतलब नहीं हो रहा है, उतना डेवलपमेंट पे उतना ज्यादा रोल नहीं कर रहा है। डिस्पेरिटी जो होता है, डिस्पेरिटी मतलब दो ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ही है, दो डिफरेंट डिफरेंट कलर का है। डिस्पेरिटी मतलब वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। और प्रॉक्सिमल को मतलब होता है कि कितना दूर प्रेजेंट है। तो पहले में बच्चे में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है कितना पास है, वो विजुअल डेवलपमेंट के लिए
लिए, एकोमोडेशन और वर्जेंस का रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। बट 3 to 1 ईयर पे ये तीनों साथ में इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सिमल भी इंपॉर्टेंट है, डिस्पैरिटी भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ ब्लर और ब्लर भी इंपॉर्टेंट है। और 5 ईयर्स पे जाके हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉक्सिमल और ब्लर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रख रहा है, तुम्हारा एकोमोडेशन और वर्जेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रख रहे हैं कौन सा दो चीज, मेनली द डिस्पैरिटी, मतलब दो ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट हुआ उसको अलाइन करने के लिए हम लोग वर्जेंस और एकोमोडेशन का काम कर रहे हैं। रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में हम लोग इतना देर से बात कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस जो होता है इज अ नॉर्मल स्टेट इन व्हिच द विजुअल डायरेक्शन ऑफ फोबिया इज द सेम। जैसे हम लोग पहले बताया कि फोबिया ऑफ द राइट आई विल मीट विद द फोबिया ऑफ द लेफ्ट आई, अगर टेम्पोरल फोबिया तो नेजल फोबिया के साथ वो मीट करेंगे। एब्नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस कब होता है, जब आई का डायरेक्शन में चेंजेस होता है, आइदर वो अंदर की तरफ आ जाता है या तो बाहर की तरफ आ जाता है, उस टाइम पे एनोमलस रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस या तो एब्नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। ये एब्नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक है हार्मोनियस एब्नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस और एक होता है अनहार्मोनियस एब्नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस। हार्मोनियस का मतलब क्या होता है, हार्मोनियस का मतलब होता है जहां पे द एंगल ऑफ एनोमली इज इक्वल टू द ऑब्जेक्टिव एंगल, मतलब मेरा आई में जितना डेविएशन है, आई में जितना टेढ़ा है उतना ही हमको जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो उतना ही टेढ़ा दिख रहा है, वो हो गया तुम्हारा हार्मोनियस एब्नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस। अपोजिट वे में क्या होता है, अनहार्मोनियस एब्नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस, इसमें जितना मुझे दिख रहा है और जितना है मेरा आई टेढ़ा वो दोनों में इक्वल नहीं है, उसी केस को हम लोग बोलते हैं अनहार्मोनियस एब्नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंसी। मुझे उम्मीद रहेगा कि आप लोगों को ये जो चैप्टर 1 है बाइनोकुलर विजन का डेवलपमेंट के बारे में ये समझ आया होगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 के साथ आएंगे, फिर से मिलते हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू ऑल।